नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। सबसे पहले अल्मोड़ा से आपको बड़ी खबर बता दें। वनाग्नि का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। वनाग्नि की वजह से चारों तरफ उत्तराखंड में कहर मचा हुआ है। बेसियू नाराकोट के जंगलों में आग लगी हुई है। आग से एक मजदूर की भी मौत हो गई है। तो अल्मोड़ा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां कुमाऊं के कई सारे क्षेत्रों में वनाग्नि की घटनाएं सामने आ रही हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि वनाग्नि का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। चारों तरफ कहर का माहौल है। आग से एक मजदूर की मौत भी हो चुकी है। 2 महिला समेत 3 महिलाएं घायल है। तीनों घायलों का मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है। तीनों की हालत इस वक्त गंभीर बनी हुई है। वहीं आपको एक और बड़ी खबर बता दें, उत्तराखंड में जंगलों की आग थमने का नाम नहीं ले रही है। नियंत्रण से बाहर हो चुकी है वनाग्नि। 24 घंटे में 43 जगह पर जंगलों में आग लगी है। आग 24 घंटे के भीतर इस दौरान 62 हेक्टेयर जंगल आग से खाक हो चुके हैं। अब तक फायर सीजन में वनाग्नि की 804 घटनाएं दर्ज हुई हैं। वहीं वनाग्नि से 1011 हेक्टेयर जंगल अब तक जल चुके हैं। तो उत्तराखंड में गर्मी के साथ साथ वनाग्नि का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। फायर सीजन की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में अब तक 804 वनाग्नि की घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक वनाग्नि का सिलसिला जारी है। जंगल जो है धधक रहे हैं। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से उत्तराखंड के जंगल जो हैं वो इस वक्त धधक रहे हैं और वनाग्नि जो है काफी ज्यादा परेशानी का सबब उत्तराखंड में बनी हुई है। 24 घंटे की बात करें तो बीते 24 घंटे में 62 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो चुका है। अब तक 804 वनाग्नि की घटनाएं दर्ज हो चुकी है। उत्तराखंड में जंगलों में लग रही आग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रशासन की तरफ से तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन हालांकि उन सबके बावजूद वन अग्नि की जो घटनाएं हैं ना ही वो कम होने का नाम ले रही है और ना ही वन अग्नि में प्रशासन की तरफ से कोई भी काबू अभी तक पाया जा चुका है। तो गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक इसका असर देखने को मिल रहा है। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक के जंगल धधक रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभाव कुमाऊं के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा वनाग्नि की घटनाएं कुमाऊं के क्षेत्र से सामने आ रही है। वनाग्नि से अगर बात करें तो अब तक कई लोग घायल भी हुए हैं। फायर सीजन में वनाग्नि की 804 घटनाएं दर्ज हो चुकी है। तो जंगलों में आग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब स्थिति यह है कि नियंत्रण से बाहर ये स्थिति पहुंच चुकी है। बीते 24 घंटे में 43 जगहों पर आग की खबरें आई हैं। 24 घंटे के भीतर 62 हेक्टेयर जंगल खाक हो चुका है। 62 हेक्टेयर वन संपदा को नुकसान पहुंचा है। अगर इस फायर सीजन की बात करें तो अब तक 804 घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं। वनाग्नि से 1011 हेक्टेयर जंगल जल चुका है। आपको बता दें कि गढ़वाल में भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, लेकिन ज्यादा जो असर है वो कुमाऊं के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। तो जंगलों की आग का सिलसिला लगातार जारी है। ये सितम थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटे में 33 जगहों पर आग की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। 62 हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो चुका है। हालांकि प्रशासन की तरफ से कई तरह के जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। स्कूल, कॉलेजों और जंगल के पास रहने वाले लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वन अग्नि को काबू करने के लिए एनडीआरएफ की टीम लगाई गई है। सेना के हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। लेकिन अब स्थिति ऐसी हो चुकी है कि हालात नियंत्रण से बाहर दिखाई दे रहे हैं। अब तक 408 घटनाएं दर्ज हो चुकी है।
तुषार गुप्ता हमारे साथ, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तुषार, अगर अब बात करी जाए, गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक के जंगल आग से धधक रहे हैं। बीते 24 घंटे में 62 हेक्टेयर वन संपदा को नुकसान पहुंचा है और हालात इस तरह से हैं कि ऐसा लग रहा है कि स्थिति अब नियंत्रण से बाहर है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से रोज़ाना ये खबरें सामने आ रही है कि वन अग्नि की घटनाएं देखने को मिल रही है, और 24 घंटे की मैं बात करूं, कल भी ऐसी देखने को मिला, 40 घटनाएं सामने आई। कम जो घटनाएं हैं उनके जो रेशियो है उसमें कम है वो देखने को नहीं मिल रहा है। जो कहा जा सकता है जो डाउनफॉल है वो देखने को नहीं मिल रहा है फिलहाल। आज भी अगर 24 घंटे की मैं बात करूँ तो 43 घटनाएँ सामने आई, जिसमें 63 के आसपास जो हेक्टेयर जंगल है वो जलकर राख हो चुका है। और कहीं ना कहीं जो घटनाएं हैं लगातार सामने आती हुई नजर आ रही है। 1000 से अधिक जो हेक्टेयर है प्रदेश भर में वो अब तक जलकर राख हो चुका है पूरे फायर सीजन में। अभी फायर सीजन शुरू हुआ है, लेकिन जो ये मुसीबतें हैं आने वाले समय में और भी बढ़ सकती है। 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा के लिए इसको सुनिश्चित करना होगा कि जो जंगल की आग है उसे काबू में पाया जाए, क्योंकि अल्मोड़ा में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, 3 लोग बिल्कुल गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बृहस्पतिवार को वहाँ के जंगलों में आग लगी है और जिसके बाद वहाँ पर जो काम कर रहे थे नेपाली मूल का व्यक्ति था, वहाँ पर उसकी मौत हो गई जंगल में आग लगने से, और 3 लोग अभी भी फिलहाल गंभीर बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में स्थितियाँ बहुत गंभीर है। 4 धाम यात्रा 10 मई से शुरू होने वाली है और ऐसे में वन विभाग के पास कोई पर्याप्त अभी कोई रोड मैप नजर नहीं आ रहा वन अग्नि को लेकर, क्योंकि घटनाएं रोजाना आ रही है। और ऐसे में सीजन की अभी शुरुआत ही हुई है और शुरुआती दौर में ही ऐसा विकराल रूप वन अग्नि का देखने को मिल रहा है। क्या माना जाए, क्योंकि प्रशासन की तरफ से तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं कि जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, लोगों से सहभागिता की बात की जा रही है कि अपना सहयोग करें वन अग्नि को काबू करने के लिए। एनडीआरएफ मौके पर है, सेना की मदद ली जा रही है, हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन आखिर धरातल पर उसका असर क्यों नहीं दिख रहा? देखिए, वन अग्नि की अगर रिस्पांस टाइम सबसे मेन रहता है वन अग्नि में। अगर वन अग्नि की कहीं सूचना आती है तो सबसे पहले रिस्पांस मिलने पे हम उसे जल्द से जल्द बुझा सकते हैं। अगर वन अग्नि की जो आग भड़क जाती है या फिर ज़्यादा सा क्षेत्र ले लेती है तो उसे बुझाना में काफ़ी मुश्किलें होती हैं। तो आपको अगर एक तरफ से आग लगी है एक पहाड़ की तरफ से, तो दूसरी तरफ से भी आपको आग लगानी होती है ताकि जो आग है एक तरफ कोलाइड होकर बुझ सके। तो ऐसे में ये टैक्टिक्स भी यूज़ की जा रही हैं, जिसके तहत जो अत्यधिक हेक्टेयर जंगल है वो जलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इसमें काबू पाने की ज़रूरत है। कोशिश यही की जा रही है वन विभाग द्वारा कि इस पर काबू पाया जाए, रिस्पांस टाइम को कम किया जाए। जो शुरुआत में ही जब आग लगती है तो उसकी सूचना उन्हें मिले और इसके तहत ही वो जल्द से जल्द पहुंचकर जो घटनास्थल है उसमें आग बुझा सके। तो रिस्पांस टाइम की अभी फ़िलहाल कमी देखने को मिल रही है, जिसके कारण जो आग है वो लगातार जो घटनाएँ हैं आग की वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। सेना की ज़रूर मदद ली है, लेकिन सेना भी जो संवेदनशील इलाके हैं, जंगलों के बीच के जंगलों के इलाके हैं, वहाँ पहुँचने में असमर्थ हो रही है। कोशिश यही की जा रही है कि लोगों को और भी जो वहाँ के कर्मचारी हैं, साथ साथ जो जंगलों में रहते हैं गुज्जर समाज है, उनसे वार्ता की जाए, उनसे बातचीत की जाए कि उनके साथ समन्वय बनाया जाए कि जब जंगलों की आग शुरुआत हो तो रिस्पांस टाइम के तहत वहाँ पर पहुँच सके कर्मचारी और उसे बुझा सके। फिलहाल स्थिति को काबू में करने की लगातार कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मौत के आंकड़ा फिलहाल जिस तरह से सामने आए वो कहीं ना कहीं गंभीर है, क्योंकि 4 धाम यात्रा आने वाली है और ऐसे में लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे, तो उनकी सुरक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हम वन अग्नि को रोका जाए। तुषार, एक तरफ बढ़ती हुई गर्मी, दूसरी तरफ जंगलों में लगती हुई आग की वजह से जो वन संपदा को नुकसान पहुंच रहा है, तीसरी तरफ जो स्थानीय लोग हैं वो काफी ज्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हैं, चौथी तरफ अगर देखें जिस तरह से 10 मई से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और उत्तराखंड के लिए रीढ़ कहा जाता है 4 धाम यात्रा को, क्योंकि आर्थिकी जो है काफी ज्यादा 4 धाम यात्रा पर निर्भर करती है। ऐसे में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, तो क्या माना जाए प्रशासन के पास क्या रोड मैप, वन विभाग के पास क्या कुछ प्लान कि किस तरह से आगे स्थिति को नियंत्रित करा जाएगा? देखिए, हर साल यही देखने को मिलता है कि जो वन विभाग है शुरुआत में, क्योंकि 19 तारीख को मतदान था, कहा जा सकता है कि शुरुआत में जो कर्मचारी थे काफ़ी सुस्त नज़र आ रहे थे। जब 19 तारीख ख़त्म हुई तो सबको पता चला कि वन अग्नि कितनी बड़ी समस्या हो चुकी है, कितनी हेक्टेयर उस वक्त जो जंगल की आग है वो जलकर राख हो चुकी है, कई जंगल जलकर राख हो चुके हैं, कई स्थानीय जो जगहें हैं वहाँ तक जंगल की आग पहुँच चुकी है। उसके बाद जो अधिकारी हैं वो नींद से जागे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी लगातार उन्हें मॉनिटरिंग भी करी और साथ साथ फटकार भी लगाई कि किस तरह से जो वन विभाग है वो लगातार कार्य
करता है। इतना बजट हम वन विभाग को देते हैं, करोड़ रुपए का बजट जाता है वन अग्नि के तहत भी, लेकिन फिर भी वो पर्याप्त नहीं हो पाता। और बिल्कुल तुषार, ये हर साल की कहानी है, ये कोई पहली बार नहीं है, हर साल ये घटनाएं देखने को मिलती है, हर साल वन अग्नि का जो ये सितम है वो जारी रहता है। देखिए बिल्कुल हर साल यही समस्या देखने को मिलती है उत्तराखंड में, और इसी के तहत जो वन विभाग के करोड़ों रुपए का जो कहा जा सकता है बजट है वो दिया जाता है वन में अग्नि रोकने को, लेकिन वो सब फिलहाल के लिए असमर्थ होते हैं। क्योंकि जो जिस तरह से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात तो वन विभाग जरूर करता है, लेकिन फिर भी वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उत्तराखंड में फिलहाल कायम होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो ऐसे में नए वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को यहाँ पर लाने की ज़रूरत है, जो यहाँ की भौगोलिक स्थितियों को जाने, साथ साथ यहाँ की जो वन अग्नि की स्थिति है उसको जाने, और उसके बाद जो एक तकनीकें हैं, नई तकनीकें हैं वो यहाँ पर लाई जाए। क्योंकि पहाड़ी इलाका है, हिमालय से जुड़ा हुआ है, यहाँ की भौगोलिक स्थिति अलग है, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि नए वैज्ञानिक और बिल्कुल तुषार, जिस तरह से घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, अब यहाँ पर जो मौजूदा स्थिति है उसको देखते हुए अब जरूरत बन चुका है वक्त की कि यहाँ पर अब कुछ नया प्रयोग या कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स करे जाए और वन अग्नि की घटनाओं को काबू किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के लिए, नजर बनाए रखें। खबर देहरादून से है, जहां लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी का निधन हो गया है। कैलाश गहतोड़ी पूर्व विधायक और उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। कैलाश गहतोड़ी के निधन से बीजेपी संगठन में शोक की लहर है। आपको बता दें कि कैलाश गहतोड़ी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी कुर्सी छोड़ी थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व विधायक के निधन पर शोक भी व्यक्त किया है। मैं समस्त क्षेत्र की जनता को धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने 2 महीने में दोबारा ये लोकतंत्र का पर्व मनाया है। ये क्षेत्र की बेहतरी के लिए आप सब लोगों ने मिलजुल करके जो सहयोग किया है इस चुनाव में, आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और उन देवतुल्य कार्यकर्ता जिन लोगों ने रात दिन एक करके पहले आम चुनाव में, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के चुनाव में जितना सहयोग दिया है, हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं आपके लिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी के आने से पूरे क्षेत्र में खुशहाली होगी। तो उत्तराखंड से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी का निधन हो गया है। लंबी बीमारी के चलते उनकी तबीयत खराब थी, जिसके बाद आज उनका निधन हो गया। आपको बता दें कि कैलाश गहतोड़ी 2022 विधानसभा चुनाव में चंपावत से जीते थे, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी थी, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव हार गए थे। तो कैलाश गहतोड़ी ने अपनी चंपावत की सीट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए छोड़ी, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत से जीते और वहां से विधायक बने। तो कैलाश गहतोड़ी का लंबी बीमारी के चलते आज निधन हो गया। उनके निधन के बाद से ही पूरे भारतीय जनता पार्टी में शोक की लहर है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उनको याद करते हुए उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। तो उत्तराखंड बीजेपी का एक चेहरा, या फिर आप कह सकते हैं जिस तरह से कैलाश गहतोड़ी की लंबी बीमारी के चलते आज निधन हो गया, उनके निधन से भारतीय जनता पार्टी में शोक की लहर है। अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, जिस तरह से कैलाश गहतोड़ी का लंबी बीमारी के चलते आज निधन हो गया, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शोक व्यक्त किया है उनके निधन पर। भारतीय जनता पार्टी में तो शोक है ही, साथ ही उत्तराखंड की जो जनता है उनकी आंखें भी आज नम है। जी बिल्कुल, खासतौर पे ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड ने आज एक और अपना राजनीतिक खो दिया है। राजनीतिक ऐसा जो पहाड़ों के विकास की बात करता था, पहाड़ों के विकास की सोच रखता था, खासतौर पर जिस प्रकार से बातें करता था तो सीधे लगता था कि राज्य के जो जनता है उस जनता के हित के लिए वो अपना विजन रखता है। आज उसको खोने का काम राज्य ने यहाँ पर किया है। कैलाश गहतोड़ी पूर्व विधायक थे उत्तराखंड में, कह सकते हैं उत्तराखंड वन विकास निगम के समय वर्तमान में अध्यक्ष पद की भूमिका वो निभा रहे थे। आज उनका लंबी बीमारी के बाद यहाँ पर निधन हो गया। दून अस्पताल जो देहरादून में है वहाँ पर वो भर्ती थे। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से वो जूझ रहे थे और लंबे समय से बीमारी उनके साथ में थी, लेकिन जिस तरीके से वो जीवन उनका रहा है, जो जीवन उनका रहा है, संघर्षों भरा रहा है। क्योंकि
पहले उन्होंने जब अपना जो उनका जो बाल्यकाल रहा वो चंपावत में बीता, और उस समय जब वो तत्कालीन उत्तर प्रदेश में थे तो उन्होंने यहाँ से चंपावत से डिग्री करने के बाद उत्तर प्रदेश का रुख किया था और वहाँ पर अपना व्यवसाय शुरू करने की कोशिश वहाँ की थी। तो उसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश में अपने व्यवसाय को लेकर काम की शुरुआत वहाँ पर की थी। जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था तो वापस वो उत्तराखंड राज्य लौट आए थे 2002 में, और उन्होंने एक स्वतंत्र व्यवसायी के रूप में यहाँ पर काम किया था। 2002 के जो पहले जो आम चुनाव थे उस आम चुनाव में वो स्वतंत्र यानी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लोहाघाट से चुनाव लड़ने का काम उनकी तरफ से किया गया था, लेकिन तब उन्हें हार नसीब हुई थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने चंपावत सीट पर लगातार काम किया था। 2017 में वो पार्टी की तरफ से यहाँ पर ये कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए थे और पहली बार विधानसभा में विधायक बनकर वो पहुंचे भी थे। उन्होंने 5 साल का जो कामकाज किया चंपावत के विकास के लिए किया। उसके बाद 2022 में कह सकते हैं कि जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर मुख्यमंत्री बने थे और मुख्यमंत्री बनने के बाद 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था वो चुनाव हार गए थे मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने अपनी चंपावत की सीट छोड़ने का काम यहाँ पर किया था। अभय, बड़ा दिल दिखाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब खटीमा से हार गए थे तो उन्होंने अपनी चंपावत की सीट सीएम धामी के लिए छोड़ दी थी। ऐसे में उनको यही वजह है कि आज सभी लोग काफी ज्यादा याद भी कर रहे हैं। लेकिन अभय, क्या आज ही अंतिम विदाई दी जाएगी? क्या आज ही उनका अंतिम संस्कार होगा? बिल्कुल, आज सुबह ही ये कह सकते हैं कि जब उन्होंने अंतिम सांस यहाँ पर दोनों अस्पताल में ली थी तो उस समय उनके परिजन यहाँ पर मौजूद थे, और उसके बाद जो अस्पताल की जो फॉर्मेलिटी थी उसको पूरा करने के बाद परिजनों को जो उनका शव था वो उनको सौंप दिया गया था। उसके बाद परिजन उनके शव को लेकर काशीपुर के लिए निकल चुके हैं। अब से कुछ देर में परिजन हैं उनके शव को लेकर वो काशीपुर में अपने आवास पर वहाँ पर पहुँचेंगे और वहीं पर ही ये कह सकते हैं कि जो अंतिम दर्शन होंगे वहाँ पर सभी लोग अंतिम दर्शन करेंगे। अंतिम दर्शन में कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ देर बाद पंतनगर एयरपोर्ट पर वहां पर पहुंचेंगे। पंतनगर एयरपोर्ट से वो सीधे काशीपुर जाएंगे। वहीं पर ही पूर्व विधायक को उनकी तरफ से श्रद्धांजलि देने का काम यहां पर किया जाएगा। पार्टी के बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट वो भी काशीपुर के लिए रवाना हो चुके हैं और आज शाम 4 बजे जो उनकी अंतिम यात्रा होगी वो वहां पर उनके काशीपुर निवास से वहां पर शुरू होगी और आज उनका अंतिम संस्कार भी वहीं पर राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। जी बिल्कुल अभय, यानी बीजेपी में आज शोक की लहर है। सब लोग जो हैं दिग्गज जो भी हैं भारतीय जनता पार्टी के वो आज काशीपुर पहुंचेंगे। और कौन कौन मौजूद रहेगा? बिल्कुल, अभी तक ये कह सकते हैं कि जो सूचना मिल रही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचने वाले हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वहां पर रहेंगे। पार्टी के जो सांसद हैं जो इस समय अल्मोड़ा लोक सीट से जो प्रत्याशी थे वो भी वहां पर आने वाले हैं। अजय टम्टा जी वहां पर आने वाले हैं। नैनीताल सीट के जो पार्टी प्रत्याशी थे अजय भट्ट जी वो भी वहां पर आने वाले हैं। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री भी लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। सूचना यही मिल रही है कि अब से कुछ देर में कह सकते हैं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी वहां के लिए रवाना होंगे। वो भी वहां पर जाएंगे और अपने श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि आज काशीपुर में जब उनका पार्थिव शरीर वहां पर पहुंचेगा पूर्व विधायक कैलाश चंद गैतोड़ी जी का, तो वहां पर उनके दर्शनों के लिए एक लंबी कतार वहां पर लोगों को देखने को मिलेगी। भारी संख्या वहां पर देखने को मिलेगी। सभी लोग नम आंखों से उनको अपनी विदाई देने की काम वहां पर करेंगे। जी बिल्कुल अभय, आज उत्तराखंड ने अपना एक राजनीतिक जो राजनेता है उन्हें खो दिया है। अगर राजनीतिक उनके इतिहास की बात करें, किस तरह से राजनीतिक पारी की शुरुआत की, थोड़ी अगर आप इसके बारे में जानकारी दे पाए। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि कैलाश गैतोड़ी जी ये शुरुआत से ही चंपावत के रहने वाले रहे। उनका जन्म 15 अगस्त 1968 को चंपावत में ही हुआ था। एक परिवार से थे, वहीं से उन्होंने पढ़ाई लिखाई अपनी की थी और उसके बाद जब उन्होंने अपने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी तो उसके बाद वो मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गए थे। लेकिन यानी जब पृथक राज्य उत्तराखंड अस्तित्व में आया तो 2002 से यहाँ पर लगातार वो सक्रिय रहे। 2002 से लेकर 2012 तक उन्होंने विभिन्न जगहों पर एक संघर्षशील व्यक्ति के रूप में वहाँ पर काम किया। जो लोहाघाट या चंपावत की जो समस्या थी उनको वहां पर उठाने का काम उनकी तरफ से किया गया था। 2012 में उन्होंने विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने का काम वहां पर किया था। 2012 में भारतीय जनता पार्टी के थामने के बाद वो जिला परिषद के अध्यक्ष वहां पर चुने गए थे। वहां पर उन्होंने विभिन्न काम किए थे और 2017 में उनके जो राजनीतिक जो पारी थी, कह सकते हैं कि विधानसभा जो पहुंचने का जो सफर था वो 2017 में उनका शुरू हुआ था। और जिस प्रकार से उन्होंने चंपावत के लिए काम वहां पर किया तो आज उनके उस काम को लेकर चंपावत की जनता उनको याद कर रही है। और जो बड़ा दिल दिखाने का काम उनकी तरफ से वहां पर किया गया था कि मुख्यमंत्री के लिए सीट छोड़ने का काम उन्होंने सीधे तौर पर वहां पर किया था और उसके बाद मुख्यमंत्री को एक ऐतिहासिक जीत दिलाने की तरफ से भी उनकी शुरुआत वहां पर की गई थी। तो आज ये कह सकते हैं कि ठीक है अबे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी के निधन का दुख जताया है। सीएम ने पोस्ट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पोस्ट में लिखा कि पूर्व विधायक, प्रिय मित्र और बड़े भाई कैलाश गहतोड़ी के निधन का पीड़ादायक समाचार सुनकर दुखी हूं। उनकी मौत मेरे लिए व्यक्तिगत नुकसान है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काशीपुर जाएंगे और वन विकास निगम के अध्यक्ष दिवंगत कैलाश गहतोड़ी के अंतिम संस्कार में वो शामिल होंगे। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी और कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दलों का अभी चुनावी इम्तिहान खत्म नहीं हुआ है। लोकसभा चुनाव का मतदान निपटने के बाद अब उनके सामने विधानसभा की 2 खाली सीटों पर होने वाले उपचुनाव की चुनौती है। इसके साथ साथ उन्हें निकाय चुनाव की तैयारी भी करनी है। बीजेपी ने इन दिनों ही चुनाव के लिए कमर कस ली है। पार्टी ने बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रभारी बना दिए हैं। समय होता है, दोनों जगह चुनाव होगा, दोनों जगह कांग्रेस भारी मतों से जीतेगी। मंगलौर का चुनाव भी जीतेगी और बद्रीनाथ में तो आप देखिए जनता के अंदर जो गुस्सा है, जिस प्रकार से राजेंद्र भंडारी को ले गए, चाहे डरा के ले गए, चाहे धमका के ले गए, चाहे लालच दे करके ले गए, जिस तरह से भी ले गए, राजेंद्र भंडारी चुनाव का प्रचार नहीं कर पाए पार्लियामेंट के चुनाव में। इतना गुस्सा वहां की जनता में है। दोनों जगह कांग्रेस भारी मतों से जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ेगा। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने लोकसभा चुनाव में मतदान के बाद की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं और इन उठाए गए सवालों पर बीजेपी ने अब पलटवार करना शुरू कर दिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस को आघात हो चुका है। 5 सीटों पर उनकी हार निश्चित है, इसलिए वो अभी से ही हार के बहाने तलाश कर रहे हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हार रही है, इसलिए वो हार के कारणों पे बहाने ढूंढ रही है, क्योंकि उनको पता है कि भाई जनता का समर्थन हमें नहीं मिला है। कभी ईवीएम की वो लोग बात करते हैं, कभी वीवीपैट की बात करते हैं, जिस विषय को देश का उच्चतम न्यायालय भी खारिज कर चुका है। अब उन्होंने नया राग अलापना शुरू किया कि सुरक्षाकर्मी जो भारत सरकार के या उत्तराखंड सरकार के सुरक्षा बल हैं, अब उन पे अंगुली उठा रहे हैं। भाई जब स्ट्रांग रूम के अंदर पेटियां रखी जाती हैं, बैलेट रखा जाता है, तो सारे सील हो जाते हैं और वो सील, उसकी जो सील खुलती है, जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन सील खुलेगी और उसकी पहरेदारी के लिए जो सुरक्षा बल वहां पे काम कर रहे हैं उन पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, ये मुझे लगता है कि कांग्रेस की बौखलाहट और हार का एक सबसे बड़ा सबूत और सबसे बड़ा कारण है। और इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, ये सिर्फ बौखलाहट है और झुंझलाहट है। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश की सुप्रसिद्ध चारधाम यात्रा आगामी 10 मई से शुरू हो रही है, जिसको लेकर शासन प्रशासन यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गया है। मुख्य सचिव डॉक्टर राधा रतूड़ी की माने तो देश के अन्य राज्यों में भी उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि अब तक यात्रा के लिए 18 लाख के करीब श्रद्धालु अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। साथ ही मुख्य सचिव डॉक्टर राधा रतूड़ी ने कहा कि यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पर किसी भी प्रकार से कोई पाबंदी नहीं है। ठहरने की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि काफी नए होटल बन भी गए हैं। अगर आप बद्रीनाथ जी देखें तो वहाँ बहुत बड़े बड़े नए होटल्स बन गए हैं और जो केदारनाथ जी में भी जो सरकार के गेस्ट हाउसेस बन गए हैं वो अब तैयार हो जाएंगे 10 मई तक, उसमें श्रद्धालु भी रुक सकते हैं। अभी यात्रियों की संख्या को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन यही निर्णय लिया गया है कि क्योंकि पहले ये होता था कि कुछ वीआईपी दर्शन का अलग व्यवस्था होती थी, उससे यात्रियों को रोकना पड़ता था, उससे यात्री परेशान होते थे। तो अब सभी यात्रियों के लिए बराबर से दर्शन करने की व्यवस्था बनाई जाए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, जिसको देखते हुए अब प्रशासन जो है पूरी तरह से तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गया है। आपको बता दें कि अब तक चारधाम यात्रा के लिए 18 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिसको देखकर यह समझा जा सकता है कि पूरी तरह से चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। तो सीधा आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। विजय धवन जी, मिथिलेश सिंह जी एवं
मंच पर आसीन हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सभी हमारे पार्षदगण एवं इस कार्यक्रम में पीछे, ये मंच के ठीक पीछे हजारों हजार की संख्या में आज भाई रामवीर सिंह भिदोड़ी जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए, अपना समर्थन देने के लिए आए हुए हजारों हजार माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं और इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन हमारे बहुत ही श्री सतीश लोहिया जी एवं सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, मैं एक बात यहाँ पर आने के बाद अब मेरे मन में 1% की भी कोई शंका की गुंजाइश नहीं बची कि दक्षिणी दिल्ली लोकसभा से भाई रामवीर सिंह भिदोड़ी जी भारी बहुमत से यहाँ से जीतने वाले हैं। एक तरफा रामवीर सिंह भिदोड़ी जी को आप सब लोग अपना मत, समर्थन और आशीर्वाद देकर दिल्ली माननीय प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप यहां से सांसद बनाकर भेजने वाले हैं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि ये दिल्ली दिल वालों की दिल्ली है और जब मैं यहां पहुंचा, मुझे यहां पहुंचने में लंबे रास्ते में जिस प्रकार से लोगों का उत्साह दिखाई दे रहा है, उनके अंदर ऊर्जा दिखाई दे रही है और जय श्री राम का जिस प्रकार से उद्घोष कर रहे हैं, वाकई में ये दिल्ली दिल वालों की है और दिल्ली जहां भाई रामवीर सिंह भिदोड़ी जी के साथ है, वहीं पूरी दिल्ली ने दिल के साथ मोदी जी का समर्थन कर दिया है। मोदी जी को एक तरफा ऐतिहासिक मतों से और 60 की 7 सीटों पर, मैं इससे पहले पूर्वी दिल्ली के लोकसभा के नामांकन कार्यक्रम में भी था। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से वहां पर हमारे सभी कार्यकर्ताओं का, आम जनता का जो एक टीम वर्क दिखाई दे रहा था, वो टीम वर्क दिल्ली में एक बार फिर से अपना इतिहास दोहराने वाला है और 7 की 7 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। भाइयों बहनों, ये बहुत ही हमारा जो दक्षिणी दिल्ली है, बहुत ही ऐतिहासिक क्षेत्र है। इस क्षेत्र से बलदेव मधोक जी यहाँ के लोकसभा सांसद के रूप में चुने गए। उसके बाद लगातार ये क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने का, उसको आगे बढ़ाने वाला क्षेत्र रहा है। प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा जी, स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी जैसे अनेक महान विभूतियों ने इस क्षेत्र का नेतृत्व किया है, इस क्षेत्र से अपना प्रतिनिधित्व दिया है। उन्होंने इस क्षेत्र की सेवा के साथ साथ देश का भी गौरव बढ़ाने का काम किया है। भाइयों बहनों, इससे पहले यहाँ के सांसद के रूप में भाई रमेश भिदोड़ी जी ने बहुत सारे कामों को आगे बढ़ाया है। अब उन कामों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी रामवीर सिंह भिदोड़ी जी की है और आप सबके आशीर्वाद से ये आप इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप दिल्ली से चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।